ओके। तो ये वाला जो है ये जनरल फिजिक्स के थ्योरी का टेस्ट है। सही है। और ये मैं वीडियो भी यूट्यूब पे लगा दूंगा और टेस्ट भी मैं जो है ना कोशिश करूंगा कि पीडीएफ यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। तो अगर तुम्हारा मन हो तो तुम पहले जो है ना वहाँ से टेस्ट सॉल्व कर लेना। और फिर उसके बाद जो है तुम उसको चेक भी कर लेना, वीडियो देख लेना, तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। सही है। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसने टेस्ट नहीं किया हुआ है, नहीं देखा हुआ, सही है, आ जाओ। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने पहले वाला क्वेश्चन बहुत गलत किया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन बच्चों ने बहुत गलत किया। सही है। मैंने तकरीबन सारी चीज़ें तुम लोग को सेंड कर दी थी, वो करके क्या बोलते हैं, बता दी थी। सही, खैर आज समझते हैं। सो क्वेश्चन वन कहता है कि द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द वेलोसिटी वी ऑफ द बॉल ऑफ अ बॉल इज शोन इन अ फिगर 2.1, फाइन। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन, तुम स्टडी कर सकते हो ग्राफ को, राइट। सो तुम्हें दिख रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ है। सबसे पहले तो तुम यहाँ पे लिख लो कि भाई ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ, ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ तुम्हें एक्सेलरेशन बताता है। सही है, तुम्हें एक्सेलरेशन बताएगा। एंड एरिया अंडर द ग्राफ, स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो तुम्हें बता देगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये दो चीज़ें हो गई। फाइन। अच्छा जी, अब सीन ये है कि ये बात, अब तुम देख रहे हो कि भाई तुम्हारे पास गाड़ी ने स्टार्ट किया, बॉल ने स्टार्ट किया फ्रॉम द रेस्ट, जीरो वेलोसिटी से, राइट, फ्रॉम द रेस्ट। और ये जो 5 मीटर पर सेकंड तक की स्पीड को रीच किया उसने विद इन लाइक 8 सेकेंड्स। लेकिन तुम देख रहे हो कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कांस्टेंट ग्रेडियंट, कांस्टेंट ग्रेडियंट का मतलब हुआ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, सो यहाँ पे आ गई कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सही है। अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखना ज़रूरी नहीं है, तुम इसके बजाय कुछ और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तुम इसके बजाय कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बजाय रेट, कांस्टेंट रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी ये भी कह सकते हो। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी तुम ये भी कह सकते हो। ये वर्ड, ये सारे वर्ड एक ही मीनिंग को रेफर कर रहे हैं। ओके, सो 0 से लेकर 5 सेकंड तक की, 5 मीटर पर सेकंड तक की जो स्पीड रीच की है, वो इसने जो है ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रीच की है। ओके, तो तुम्हारे पास ये एक बात हो गई। सही है। फिर उसके बाद इस पॉइंट से जो है ना वो जो आपका ऑब्जेक्ट था उसने अच्छा, तुम्हें दिख रहा है कि ग्रेडियंट पॉजिटिव आ रहा है। सही। तो तुम्हारे पास जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मत बोलना, सिर्फ एक्सेलरेशन है। सही हो गया। सो ये बात हो गई। दूसरी चीज, इस पॉइंट से यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी रीच करने के बाद वो जो है तुम कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट डिसेलरेट कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट डिसेलरेट कर रहा है। ओके, और ऑब्जेक्ट डिसेलरेट कर रहा है तुम्हारे पास जो है फिर उसके बाद जो है कांस्टेंट डिसेलरेशन भी तुम्हें दिख रही है। सही, कांस्टेंट डिसेलरेशन भी तुम्हें दिख रही है, और वो इस तरह से कि तुम्हारे पास ग्रेडियंट कांस्टेंट है और ऑब्जेक्ट जो है वो डिसेलरेट कर रहा है, कॉन्स्टेंटली डिसेलरेट कर रहा है। सही। और स्पीड जीरो हो गई और फिर जो है वो जीरो से नेगेटिव के अंदर चली गई। क्लियर हो गया। सो ये तुम्हारे पास ग्राफ को हमने स्टडी कर लिया। अब आ जाओ जरा इसको समझते हैं। सही है। सो इसने कहा हुआ है कि द बॉल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट पी एट टी इक्वल्स टू जीरो, द मास ऑफ द बॉल इज 400 ग्राम्स। अगर 400 ग्राम, देखो ग्राम्स दिया हुआ है, बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदों ने इनको किलोग्राम में कन्वर्ट ही नहीं किया और उन्होंने आंसर भी गलत यूनिट के अंदर लिखा है। ओके, मैं बताता हूँ क्या गलती थी। सही है। तुमने तुमने क्या यूज फिगर 2.1 टू डिस्क्राइब विदाउट एनी कैलकुलेशन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल फ्रॉम टी इक्वल्स टू जीरो टू टी इक्वल्स टू 16। ओके, सो तुम कह सकते हो कि भाई the ball starts from the rest, okay, and its velocity increases increases constant rate at a constant rate. Okay, at a constant rate till till 8 seconds, till 8 seconds. Okay, फिर उसके बाद एक बात हो गई, देन बॉल कह लो, बॉल स्टार्ट decelerate decelerating constantly, या यूनिफॉर्मली कह लो,
यूनिफॉर्मली टिल 16 सेकेंड्स। सही है, ये तुम कह सकते हो कि भाई मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टिल 16 सेकेंड। सही है, ये तुम्हारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। सही, इससे आगे तुम्हें कुछ भी नहीं लिखना था। सही। कुछ बच्चों ने लिखा था कि द बॉल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बिल्कुल गलत, तुम्हें सेंस ही नहीं बनना ना। तुम ये किस तरह से कह सकते हो कि इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी? सही है, तो तुम ये नहीं कह सकते हो। सही है, तो ये तुम्हारे पास जो है ना, तुम्हें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। सही है। अच्छा जी, तो अच्छा एक और चीज़, तुम यहाँ पे जो है ना, यानी डी सर से, बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? सर मैंने भी तो यही पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन आपने एक ही मार्क दिया है। क्या तुम्हारा कुछ एक आधा गलत था? एक मिनट, लेट मी चेक। रोमैसा, अपना दूसरा पॉइंट पढ़ के बताओ, पहले दूसरा पॉइंट। लेट मी चेक, सर लेट मी चेक। पहला है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग फॉर 8 सेकेंड्स, दूसरा है वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग आफ्टर 8 सेकेंड्स टू 16 सेकेंड्स टिल माइनस 15 मीटर्स पर सेकेंड। हम्म। अच्छा जी, तो मैंने एक मार्क दिया यार। मैंने एक मार्क इस वजह से दिया है क्योंकि बेसिकली वेलोसिटी डिक्रीज अगर आप लिख रहे हो ना, तो आपको डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? या आपको कांस्टेंट डिक्रीज इन वेलोसिटी लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो? ओके। देखो आपको ना, ये जो वर्डिंग है ना यहाँ पे, ये वाली जो वर्डिंग है, द बॉयज एंड इंक्रीज द कांस्टेंट रेट, ये जो कांस्टेंट वाली चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट बता रहा है। ओके, ग्राफ का जो ग्रेडियंट है ना, दोनों दोनों तरफ का ग्रेडियंट वो कांस्टेंट बता रहा है, राइट? सो इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट एंड डिसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, सही है, या डिक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट, या मूविंग एक्सेलरेट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली, ऐसे भी लिख सकते हो, राइट? तो इस वजह से मैंने एक नंबर दिया कि एक एक चीज़ मुझे सही लग रही थी, लेकिन उसमें दूसरी चीज़ मुझे थोड़ी सी इनकम्प्लीट लग रही थी। सही है, सही, बट सर ऑल से दो लिखो दीजिए सेम 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 इंक्रीज इन वेलोसिटी, तो क्या होगा, सही होगा। इंक्रीज इन और वेलोसिटी। पूरा पूरा आंसर पढ़ो, पूरा आंसर पढ़ो। मैं लिखा था देयर इज द सेम इंक्रीज इन द वेलोसिटी फ्रॉम 8 टू 0 to 8 सेकेंड एंड देयर इज द कांस्टेंट डिसेलरेशन फ्रॉम 0 to 16 सेकेंड। सेम इंक्रीज, सही होना चाहिए, सही होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें शायद एक मार्क दिया था इस पे, है ना? हाँ आपने काटा था। मैंने एक मार्क दिया था। मैं थोड़ा सा मसला लग रहा था, बट ऑल्दो तुम्हें ओ लेवल्स में मिल जाएंगे नंबर, दोनों नंबर मिल जाएंगे। मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहा था तुम दोनों की। सही ओके। है। अच्छा जी, खैर खैर, तो आ जाओ, ये बात हो गई। अब उसके बाद दूसरी चीज़, तुमसे कह रहा है यूज़ द फिगर 2.1 टू कैलकुलेट फॉर द बॉल द डिस्प्लेसमेंट फॉर फ्रॉम पी एट टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ना इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल गलत किया था, बिल्कुल गलत किया था। देखो, मुझे सिर्फ अली का शायद सही लग रहा था, और हाँ, सिर्फ अली का शायद सही लग रहा था, और शायद किसी ने भी सही नहीं किया। देखो, तुमसे कह रहा है कि डिस्प्ले, उसने उसने तुमने मेंशन किया कि यू हैव टू यूज द फिगर 2.1। सो अगर तो वो तुम्हें कह रहा है कि यूज द फिगर 2.1, देन यू आर नॉट अलाउड टू यूज द फार्मूला फ्रॉम योर ओन सेल्फ। ओके, तुमने, हर बच्चे ने डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी टाइम्स टाइम किया हुआ है, वो फार्मूला आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। आपको एरिया अंडर द ग्राफ लेना है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे अब देखो, उसने कहा कि 10 सेकंड तक जा रहे हो ना, तो 10 सेकंड आपके पास आ गए। तुम्हें पता है कि ट्राइंगल का अगर एरिया निकालते हैं तो बेस इंटू हाइट होता है, राइट? सो बेस तुम्हारे पास आ रहा है 10, हाइट तुम्हारे पास आ रहा है 5। ओके, तुम्हारे पास ये आ जाएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है? अच्छा जी, यस चलो। सर। सो यस तुमने सर। कहा कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया। तुम अगर ये कहना चाहो तो तुम, मतलब तुम बहुत अच्छी चीज़ तुमने लिख दिया, ऐसा सही है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ। सही है। ऑल्दो अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नंबर को, जैसे यहाँ पे 2 नंबर का है, जो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन 3 नंबर का या 4 नंबर का, देन लिख दो, बेहतर है। सही है, तुम्हें एक नंबर मिल जाएगा। 1/2 इंटू बेस विच इज़ 10 इंटू हाइट विच इज़ 5, सो 25। ओके, 25 मीटर पर सेकेंड, हाँ जी। ओके। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ ये है। आगे आ जाओ, ये हो गया। अच्छा, तुमसे कह रहे थे एक्सेलरेशन एट टाइम टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड, सही है, एट टाइम टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड। देखो, एक्सेलरेशन किसी भी एक पॉइंट पे नहीं निकलती है, एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेडियंट होता है। ओके, तो जो ग्रेडियंट होता है वो ग्रेडियंट तुम्हें बनाना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हारे पास यू शुड हैव 2 पॉइंट। ओके, सो अब बच्चों ने यहाँ पे, बहुत सारे बच्चों की एक्सेलरेशन जीरो आ रही थी, बहुत सारे बच्चों की डिस्प्लेसमेंट भी जीरो आ रही थी।
तो देखो बच्चों, तुम लोग यहाँ पे पहले वाले पार्ट में लिख रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन जीरो कैसे हो सकती है, समझ रहे हो? तो अब देखो यहाँ पे करना क्या था, तुम्हें बस सिर्फ ग्रेडियंट लेना था। उसने ना सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज किया था कि उसने आपको ये बताया था कि भाई एट 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 दिस पॉइंट, थोड़ा सा कलर जो है ना मजे का नहीं आ रहा। ओके, ये ले लेते हैं। सो ये हैगा, ये ले लो। सो उसने आपसे कहा कि एट दिस पॉइंट डजेंट मीन कि आपने सारा का सारा काम यही करना है, बल्कि यू कैन कंसिडर वन ऑफ द पॉइंट राइट हेयर। ओके, एक पॉइंट इधर भी ले सकते हो, या तुम पॉइंट कोई आगे भी कहीं ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, बट दीज टू पॉइंट्स आर रियली इजी टू रीड ऑफ। ओके, अब ये तुम्हें दिख रहा है कि इस पे एक्स एक्सिस जो है वो 8 है, वाई एक्सिस 5 है। सही, तुम्हें पता है पहले एक्स एक्सिस रखते हैं फिर वाई एक्सिस लिखते हैं। सही, और यहाँ पे 10 है, और उधर जो है वो 0 है। सही है। अब तुम यहाँ पे ग्रेडियंट ले लो, तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन, कुछ बच्चों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया था। सही, मैंने उनको फॉर्मूला लिखने के 1 नंबर दिए। सही है, जिन्होंने फॉर्मूला लिखा था मैंने उनको फॉर्मूला लिखने के 1 नंबर दिए। सही है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। ओके, तुम यू वन वी वन वी टू माइनस यू वन ओवर टी, टू माइनस यू वन करोगे तब भी चलेगा। ओके, अच्छा जनाब। सो तुमने किया कि भाई तुम्हारे पास जो है 0 - 5 डिवाइडेड बाय 10, कुछ गलत हो गया, ये 5 आना चाहिए, ये 8 आना चाहिए, एंड दिस शुड बी 5। ओके, और सो दिस शुड बी 8, एंड ये हो जाएगा 10 - 0। नहीं नहीं यार, अल्लाह अकबर। अच्छा जनाब, सो टाइम मेरे पास ये आ रहा है, और y की जो वैल्यू है वो 5 से 0 पे जा रही है ना, 5 से 0 पे जा रही है। 5 से 0 पे जा रही है, और टाइम जो है वो 10 - 8 है। सही है ना, समझ लो ना, कंफ्यूज मत करना मेरी वजह से। सही, ये 10 है, -8। सही, और 5 - 0, सही हो गया। सो -5 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आ गया 2.5। ओके, 2.5 विद नेगेटिव साइन, जो कि आपको डिसेलरेशन शो कर रहा है। सही, सो यहाँ पे आपने लिख दिया 2.5। सही, मैंने इसकी वर्किंग ऊपर कर दी है, 2.5 यहाँ पे आपने लिख दिया विद नेगेटिव साइन। नहीं लिखोगे नेगेटिव साइन तो भी आंसर एक्सेप्टेबल होगा। सही है। अच्छा जी। आखिरी पार्ट तुमसे कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए तुम्हें मैक्सिमम स्पीड रिक्वायर्ड है। ओके, तुम्हें ये बात पता है, राइट? अब तुम ग्राफ में देखो, ग्राफ में मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे आ रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, तुम्हें मैक्सिमम स्पीड देखनी है। सही। अब मैक्सिमम स्पीड के लिए तुम देख लो कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड है, स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं, 0 है। क्या यहाँ पे 5 पे मैक्सिमम स्पीड है? तो नहीं, 5 से ज़्यादा भी तो स्पीड है। यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे 15 पे मैक्सिमम स्पीड आ रही है। ओके, सो 15 इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड जो कि तुम्हें ग्राफ से पता चल रही है। ओके, सो तुमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, जिन बच्चों का ये पार्ट गलत हुआ भाई, मैंने उनको फॉर्मूले का नंबर दिया है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सही। अब देखो, हाफ मास तुम्हें क्या दिया हुआ है, मास तुम्हें दिया हुआ है 400। सही है, 400 ग्राम्स के अंदर दिया हुआ है। तुमसे आंसर मांग रहे हैं जूल्स के अंदर। ओके, जूल्स इज अ स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर जब भी आंसर चाहिए होता है तो उसके लिए आपको सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना होता है। सो यहाँ पे आपको 400 अगर आप लिख के सॉल्व करोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 400 डिवाइडेड बाय 1000, राइट, कि जिससे मास ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और फिर उसके बाद स्पीड आ जाएगी 15 स्क्वायर। ओके, ये बात हो गई। या अगर आप पेपर में अगर आप लिखना चाह रहे हो, अगर उसने यूनिट मेंशन नहीं किया हुआ पेपर में, जो कि नहीं होता, तो आप अगर ऐसे भी लिखना चाह रहे हो 400 इंटू 15 का स्क्वायर, तो उससे जो आंसर आएगा वो फिर मिली जूल्स के अंदर आ रहा होगा। सही है, तो यानी 45,000 और मिली जूल्स के अंदर आएगा। सही है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए बेहतर ये है कि जूल्स के अंदर करके नॉर्मली लिख दो। सही हो गया। तो ये आपके पास जो है ना इसका सॉल्यूशन है, और उसके बाद यहाँ पे 45 इसका आंसर आएगा, राइट? ये बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी यहाँ पे, तो इसलिए जो है इसको प्लीज करेक्ट कर लेना जिन जिन का मसला था। सही है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मसले मसाइल आए थे, जबकि मैंने तुम्हें बता के दिया था कि मेरा पहला क्वेश्चन ग्राफिकल बेस्ड होगा। तो खैर, अभी समझ में आ गया, सारे बच्चों को समझ में आ गया? जरा हाँ ना बोल दो प्लीज। यस। यस सर। यस। ओके। आगे आ जाओ। तुमसे कह रहा है कि स्टेट द वर्ड इक्वेशन दैट डिफाइन मोमेंटम। अच्छा, अगर तुमसे वर्ड इक्वेशन कह रहा है तो तुम्हें यही लिखना होगा, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास टाइम्स वेलोसिटी। सही है। कुछ बच्चों ने
मोमेंटम मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी लिखा है, सही है। देखो जब तुमसे वो कह रहा है वर्ड इक्वेशन, मैंने ऑल इस पे नंबर दिए हैं किसी कुछ बच्चों को, लेकिन वो तुमसे कह रहा है वर्ड इक्वेशन अगर लिखो, तो वर्ड इक्वेशन का मतलब ये नहीं है, सही है। वर्ड इक्वेशन का मतलब ये होता है, ओके। तो तुम्हें यही लिखना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके। क्वेश्चन तुम्हारा नाम पूछा है, तुम अब्बू का नाम बता रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छी बात थोड़ी है, समझ रहे हो ना। तो ये है, कुछ बच्चों ने डेफिनेशन लिखी है कि मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तुमसे वो भी रिक्वायर्ड नहीं है, सही है। और तो मैंने उस पर भी नंबर दिए हैं। खैर, तुम्हें कोलिजन का सिनेरियो बता दिया बिफोर एंड आफ्टर, सही है। अब देखो तुम्हें 2 नंबर दे रहा है, देखो सिंपल सा केस था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगना था। खैर, उसने कह रहा है कि कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए बिफोर द कोलिजन, ओके। सो ए जो है उसकी स्पीड है 4 और मास है 3 पॉइंट, ये सिंपल सा था, सब बच्चों ने सही किया था। मास टाइम्स वेलोसिटी, मास है 3.2, वेलोसिटी थी 4, सो 4 3 12, 4 2 8, 12.8, ओके। अब देखो यूनिट नहीं है, यूनिट तुम्हें लिखना है केजी मीटर सेकेंड -1, ओके, पर सेकेंड, ओके। तुमसे कह रहे थे वेलोसिटी वी ऑफ बी आफ्टर द कोलिजन, देखो 3 नंबर दे रहा है। जब भी 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो उसके अंदर कोई ना कोई एक पॉइंट स्टेटमेंट वाला होता है, तो वो लिख दिया करो, ओके। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा, यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सही हो गया। अगर तुम इस तरह से कर लिया ना, तो मतलब तुम्हारा ए तो कहीं नहीं गया, सही है। तुम ऐसे तुम जब भी इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मोमेंटम का लॉ आ रहा है, या इसी तरह से ग्राफ में एरियाज वगैरह आ रहे हैं और 3 नंबर तुम्हें दे रहे हैं, देन तुम इस तरह से ना एक एक मार्क में स्टेटमेंट का नंबर वो दे देता है तुम्हें, सही है। अब तुमने क्या करना है, तुमने ये देखना कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन कितना है, वो इस सिस्टम की वजह से आ रहा है, सही है। और टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इस सिस्टम की वजह से आ रहा है, सही है। तुम्हें पता चला, तुम्हें पिछले वाले पार्ट में पता चल गया था कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज 12.8, और टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन वो तुम्हारे पास आ रहा है 1.5, सही है, इंटू ए जिसका मास तुम्हारे पास है 3.2, सही है, 3.2, राइट। अब बी इज ऑल्सो मूविंग एंड बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो टोटल मोमेंटम के लिए तुम ऐड करते हो, राइट। और बी का मास तुम्हें पता है, ये दिया हुआ है, सही है। सो 1.6 इंटू वी, ओके। सो दिस इज द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, ये दो चीज़ आ गई। और 12.8, सही हो गया। अब तुमने कहा कि भाई this is after and this is before, okay, this is before, and you know that before equals to after, yeah, after equals to before, according to the law of conservation of momentum, right। अब सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा, सही हो गया। सो 1.6 v इज इक्वल्स टू 12.8 माइनस, अच्छा जनाब, इसको करोगे तो कितना बनेगा, 3.2 इंटू 1.5 कितना आता है बच्चों, 4.8। 4.8, वेरी गुड। एंड जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, you'll get 8 एंड इज इक्वल्स टू 1.6 वी। सो वी आपके पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 1.6, ओके। हाउ मच, 5 5, ओके, मीटर 5 पर सेकेंड, गुड, 5। परफेक्ट। सही हो गया, समझ में आ गया, जिन बच्चों ने गलत किया था उनको समझ में आ गया। देखो जिन बच्चों ने देखो 3 मार्क का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, इसका मतलब होता है कि उसमें तुम्हें वर्किंग अच्छी करके दिखानी है, ओके। तो तुम उसके अंदर स्टेटमेंट भी इंक्लूड कर दो, तुम उसके अंदर जो है ना सारे स्टेप करके देखो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा था, वो वर्किंग से भाग रहे थे, वो छोटी छोटी वर्किंग करके ना आंसर दे रहे थे। ऐसा नहीं करना है, सही है। तुमने फीस के पूरे पैसे दिए सीआईज वालों को, तो तुमने उसका पूरा पेपर इस्तेमाल करना है, ओके। तुम्हें एक आधी लाइन में आंसर नहीं देना है, समझ रहे हो ना, तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करके आंसर देना है। अगर 3 लाइन का है, तो अगर 3 मार्क का है, देन डू शो योर वर्किंग और फिर उसको करके दिखाओ, ओके। तो इस तरह से तुम्हें करना है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस सिर्फ तुम्हें जो है ना बेसिक सेंस आनी चाहिए, तुम हो जाएगी तुम्हारी चीजें, सही। अच्छा जी, आगे आ जाओ। तुमसे कह रहा है कि इन द कोलिजन occurred in B, the block A and the block B are in contact for this much amount of time, calculate the average force। एवरेज फोर्स जब भी कहा जाए, तुम्हारे जहन में फॉरन फॉर्मूला आना चाहिए, एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम, ओके। फॉरन तुम्हारे जहन में ये फॉर्मूला आना चाहिए, ओके। अच्छा जनाब, चेंज इन मोमेंटम, तुमने चेंज इन मोमेंटम कहाँ पे निकाला है, चेंज इन मोमेंटम चलो पहले देख लेते हैं। एवरेज फोर्स दैट एक्सर्टेड ऑन बी ड्यूरिंग द कोलिजन, सही है, ऑन बी ड्यूरिंग द कोलिजन, सही है। सो चेंज इन मोमेंटम, टाइम तो तुम्हें दिया हुआ है। ये भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, सही है, ये भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, बहुत कम बच्चों थे जिन्होंने सही किया था, सही है।
अच्छा जनाब, चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं भाई। 1.5 सही दिया भाई। हमने इसकी स्पीड निकाल ली है 5। सही है। और इसका मास है। सही है। अब देखो चेंज इन मोमेंटम जो आ रहा है, ब्लॉक बी का चेंज इन मोमेंटम क्या आ रहा है, पहले इसको देख लें। सही है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ब्लॉक बी, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सही, सिंपल सा फॉर्मूला होता था। तुम्हें पता है कि ब्लॉक बी इज नॉट मूविंग, वाज नॉट मूविंग इनिशियली, रेस्ट पे था। सही है। सो तुमने इसको जीरो रख दिया, तुमने इसको जीरो रख दिया फाइनल को। ओके। इनिशियल तुमने क्या किया? इनिशियल तुमने रख दिया। अब तुम्हें तुम्हें इसकी स्पीड भी, फाइनल सॉरी, फाइनल तुम्हें स्पीड भी पता है, फाइनली तुम्हें इसका मास भी पता है, बी का 1.8 है, 1.6 है, और तुमने स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके। सो तुम्हारे पास आ गया 5 इंटू 1.6। ओके। सो तुम्हारे पास ये आएगा चेंज इन मोमेंटम। सो 5 टाइम 1.6, 5 1 5, 5 6 30। सो 3 प्लस करोगे 5 में 8 हो जाएगा। सही है। सो तुम्हारे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया 8। सही है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ब्लॉक बी इज 8। ओके। 8 तुमने लिख दिया यहाँ पे। ओके। ये आ गया तुम्हारे पास 8। ओके। सो डिवाइड कर लो। 16 हो जाएगा, फिर एक जीरो हो जाएगा, 160। 160। 160 हो रहा है, 160 हो रहा है, 160 न्यूटन। ओके। ये बात क्लियर है। देखो तुम, जरूरी नहीं है कि तुम्हें एक नंबर, एक नंबर, दो नंबर के लिए तुम्हें एक ही स्टेप करके आंसर देना है। तुम जितना मैक्सिमम वर्किंग कर सकते हो करो। हाँ, गंदगी मत मचाना पेपर में। वर्किंग अच्छी साफ सुथरी करना कि उसको समझ में आ जाए, उसको फोन नहीं करना पड़े कि भाई साहब आपने क्या लिखा है मेरे को बता दें। सही हो गया। तो वर्किंग तमीज से करना, सर, अच्छे से करोगे तो नंबर मिलेगा। बोलिए। ये 160 किधर से आ गया? आए, 8 डिवाइड बाई 0.05 करो। सर नहीं, मैंने 0.5, 0.4 लिखा है। कहाँ पे 0.4 लिखा हुआ है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं, सर क्या बोल रहे आंसर में मेरे पास तो, हो? सर मतलब 0.4 आंसर है, आपने वो सही किया, फिर ये 160 इधर किधर से आ गया? मेरे तो मेरा 160 आंसर है। मेरा भी 760 यार। हाँ हाँ, 160 करेक्ट आंसर है। सही है। और हाँ, आपने फाइनल आंसर गलत दिया था। आपको शायद एक आधा नंबर मिला था इसका, या कुछ ना कुछ मिला था, मैंने इसका कुछ एक आधा नंबर दिया था। सही है। आपने वैसा आपने फॉर्मूला सही लगाया है। सही है। आपने वैल्यूज भी सही पुट की है, लेकिन आपने कैलकुलेटर में गलत डाला है। आप दोबारा से कैलकुलेटर उठाओ, 8 डिवाइड बाई 0.05 करोगी तो आपके पास 0.4 नहीं आएगा, 160 आएगा। सही है। समझ रहे हो ना? ओके। सही, तो ये गलती थी आप। चलो आगे आ जाओ। अब तुमसे कह रहे हैं कि आफ्टर द कोलिजन द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू ब्लॉक इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने ये गलत किया यार, मैं इसमें बहुत हैरान था कि भाई ये क्यों गलत किया तुम लोग ने। तुम्हें पता है कि भाई अगर तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन बराबर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है। देखो याद रखना, एनर्जी से रिलेटेड जब भी ये सवाल पूछा जाता है ना, जब भी रट्टे रट्टे वाली चीज़ है, रट्टा लगा लो। एनर्जी से रिलेटेड जब भी सवाल आता है ना कि भाई अब बिफोर एनर्जी ज्यादा थी, आफ्टर एनर्जी कम आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप बोलोगे भाई लॉस हो गई है एनर्जी। सही है। वो लॉस क्यों होती है? फ्रिक्शन है, रेजिस्टेंस है, अब इधर उधर निकल जाती है, साउंड वाउंड के अंदर, हीट के अंदर निकल जाती है। सही, तुम्हें ये पता होना चाहिए। मतलब ये तुम्हारे ना, लाइक जैसे तुम्हें अपने घर का एड्रेस पता होता है ना, जैसे तुम्हें, मतलब तुम्हें अपने घर में काम वाली का नाम पता होता है ना, ये उस तरह से, मतलब ये तो है ना तुम्हारी मेड की तरह, मेड के नाम की तरह, मतलब तुम्हें इसका पता होना चाहिए इन सब चीज़ों को। सही है। तो ये तुम्हारे पास होना चाहिए। ये तुम्हारे पास हो गया ड्यू टू sound due to the sound during the collision. ओके। हीट क्या है तो साउंड क्या है तो ये सब चीज़ें। ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा जी। आ जाओ आगे चलते हैं, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। देखो, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड। न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया, स्ट्रेट अवे तुम्हें पता चलना चाहिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया। न्यूटन फर्स्ट लॉ। सही है। न्यूटन फर्स्ट लॉ के लिए क्या शर्त है? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए। ओके। या न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि या तो जीरो वेलोसिटी हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो। कांस्टेंट वेलोसिटी मीन स्पीड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी सेम, राइट, यानी स्ट्रेट लाइन में मूव करो। सो द रिजल्टेंट फोर्स इज बीइंग एक्टेड अपॉन इट। ओके। अ रिजल्टेंट फोर्स बीइंग एक्ट begins to act upon the object. Okay, is stated by
स्टेट द वेज इन विच द फोर्स में चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तुम लोग ने ये बहुत सही लिखा था कि भाई वो उसकी जो है स्पीड अप कर सकते हैं, स्पीड अप। द फोर्स कैन स्पीड अप द ऑब्जेक्ट, द फोर्स कैन स्लो डाउन द ऑब्जेक्ट। ओके, एक ही पॉइंट है, स्लो डाउन द ऑब्जेक्ट। देखो तुम्हारे पेपर सामने खुले होने चाहिए तुम्हारे। ओके, तो दूसरी चीज़ ये है, द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। देखो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव ही कर रहा है, राइट, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको एक्सेलरेट कर सकते हो, राइट। सो अब देखो उसने ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ये है, सही है। यहाँ पे अगर उसने फोर्स लगाई है तो इसका मतलब है कि न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, ये न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, सही है। और न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स आ जाती है। फोर्स क्या करती है, ये तो ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर देती है मूवमेंट, उसकी मूवमेंट स्टार्ट कर देती है, सही है। या तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देती है, सही है। तो ये दोनों चीजें तुम चेंज कर दो, तुम्हें दो नंबर मिल जाएंगे, सही है। सो चेंज द डायरेक्शन, सही हो गया। उसने कहा कि स्टेट वन अदर इफेक्ट ऑफ द फोर्स दैट कुड हैव ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट। तुम्हें पता है कि भाई वो डीफॉर्म कर सकती है, डीफॉर्म। Force can deform the object, force can rotate the object, right। तो ये सब तुम लिख सकते थे, सही है। फोर्स कैन एक्सेलरेट, क्यों कुछ बच्चों ने एक्सेलरेट यहाँ पे भी लिखा था तो मैंने उसका नंबर भी दिया उनको, सही है। और और इसके अलावा फोर्स क्या कर सकती है, बस ये कर सकती है, सही है। चलो आगे आ जाओ। जस्ट शेप चेंज, अच्छा वो डिफॉर्म में ही आ गई डिफॉर्म वो। डिफॉर्म में आ गया ना। अच्छा जी, सो तुमसे कह रहे थे mass of the car is this much, the car initially at rest is moved along a level road by a resultant force of this much, the car reaches a speed of that much। Okay, calculate the average acceleration of the car, average acceleration बोल रहा है, सही है। सो ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर टी। जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा तुमने सबसे पहले फार्मूला लिखना है। देखो फार्मूला, तुम्हें कोई कैलकुलेशन नहीं भी आती ना, तुम फार्मूला लिख के छोड़ दो, नहीं करो कैलकुलेशन, तुम्हें नंबर मिल जाएगा एक यार। तुमने खाली नहीं छोड़ना पेपर, जब भी आएगा दुनिया में, जिंदगी में कोई भी पेपर देना है ना, एक रूल याद रखना मेरा, सही है। पेपर कभी भी खाली नहीं छोड़ना, सही है। तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा, तुम कुछ भी लिख दो। यार हमारी क्लास में एक बच्चा था, वो इंग्लिश के पेपर में ना पूरी पूरी मूवियाँ लिख के आ जाता था, सही है, उसको नंबर मिल जाते थे, सही। सही है, तो तुम्हें कुछ, इंग्लिश का पेपर था तो इसलिए वो लिखता था, सही है, कोई भी स्टोरी बना के लिख दो, सही है। तो तुम्हें फिजिक्स का पेपर है, तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा ना, तुम फार्मूला लिख दो। ओके, तुम फार्मूला लेके आ जाओ, सही। तुम स्टेटमेंट लिख दो, तुम्हें रिलेटेड होना चाहिए। ओके, एम ही नहीं होना चाहिए, मतलब तुमसे उसने तुम्हारे घर का पता पूछा तो तुमने उसको जो है ना कायदे आजम के मदार भेज दिया, सही, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खैर, तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये आ गया। अच्छा, फार्मूला आ गया, फार्मूले के बाद जो है ना तुम इसको इसके अंदर ले लो। उसने कहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, देखो ये हमने काइनेमेटिक्स के अंदर ये चीज़ें पढ़ी नहीं, सही है। 30 मीटर की फाइनल स्पीड है, इनिशियल स्पीड 0 है, टाइम तुम्हें दे रखा है। ओहो, टाइम तुम्हें नहीं दे रखा, टाइम तुम्हें नहीं दे रखा, चलो गलत हो गया। अब ये फार्मूला लिखोगे तो गलत हो जाएगा, सही है। अच्छा, कुछ बच्चों ने ये फार्मूला लिखा है, मैंने उनको नंबर दिया, मुझे ऐसे याद पड़ रहा है ना। कोई बच्चों ने ये फार्मूला लिखा हुआ है और मैंने नंबर दिया है इस फार्मूले का, अपने अपने वो देखना, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा तुम्हें इस फार्मूले पे, क्यों, क्योंकि दिस इज नॉट द करेक्ट फार्मूला, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है तुम्हारे पास, सही है। तो इसके लिए तुम्हारे पास रिजल्टेंट फोर्स दी हुई है, एफ इक्वल्स टू एम यूज करोगे। ओके, एफ इक्वल्स टू एम, अगर ये वाला पिछला वाला फार्मूला यूज करोगे नंबर नहीं मिलेगा, सही है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है तुम्हें। सो तुम कहोगे कि यार अगर फार्मूला ही पता चल जाए तो भाई क्या ही टेंशन है ना। तो बस खैर है यार, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन रहती है यार थोड़ी बहुत। ये हो गया, 22 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.35, 30, कितना आ रहा है, 2.4 आ रहा होगा, 2.4 समथिंग करके आ रहा है, 2 पॉइंट, 2.5. टू टू पॉइंट पॉइंट फाइव फोर 2.5। 2.5 परफेक्ट, 2.5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, परफेक्ट। ओके, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द टाइम फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड। ओके, फोर्स तुम्हें पता है कि भाई तुम्हें, अल्लाह अकबर, हाँ। अच्छा, मेरे जहन में जो है ना बहुत सारे फार्मूलाज क्यों आ रहे हैं, मैं एक फार्मूला ये लगा सकता हूँ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। क्या काम करेगा, शायद कर दे, लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाऊं, वी माइनस यू ओवर टी वाला यहाँ पे अगर, और तो मेरे पास एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन मैं निकाल चुका हूँ पिछले वाले पार्ट से, इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ, सही। अच्छा, एक और ट्रिक देखो, अगला वाला पार्ट तुम जो भी कर रहे हो ना, अगला वाला पार्ट तुम जो भी कर रहे हो, जैसे मैं पार्ट 2 कर रहा हूँ, अब मेरे जहन में दो फार्मूला आ रहे थे कि मैं ये वाला फार्मूला भी लगा सकता हूँ, या मैं एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी और डेल्टा टी, ये ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये पेपर में काम आ जाती है। ओके, अब देखो दोनों फार्मूला के अंदर टाइम आ रहा है, सही है। तो मैं पे दोनों फार्मूला की क्वांटिटी भी तुम्हें पता है, राइट। लेकिन मुझे मेरे जहन में है कि भाई ये इस फार्मूले के अंदर क्वांटिटी ज़्यादा है तो इस फार्मूले को सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इस फार्मूले क्वांटिटीज कम है तो इस फार्मूले में सॉल्व
सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा। ओके, देखो वो तुम्हें हर अगले पार्ट की हिंट दे देगा पिछले पार्ट के आंसर से, सही है। तो मैंने पिछले पार्ट का आंसर देखा, मैंने कहा ओके मैंने एक्सेलरेशन निकाली है पिछले पार्ट के आंसर में, तो मैं अगले पार्ट में एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ इंस्टेड ऑफ फोर्स। ओके, तो ये मुझे जो है ना काम कर देगा मेरा, सही है। चलो हमने लगा दिया फॉर्मूला। सो ए इज इक्वल्स टू, वी हमारे पास है 30 माइनस यू 0 है, सही है, ओवर टी हमें निकालना है, सो टी यहाँ पे ले जाते हैं, एक्सेलरेशन नीचे डिवाइड कर देते हैं, 2.5 आ जाएगा, सही हो गया। सो 5 6 30, तो 12 आ जाएगा, 12 सेकेंड्स। ओके, ये तुम्हारे पास हो गया। अगर कोई बच्चा इस वाले फॉर्मूले से कर लेता, एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम। अब देखो उसमें मसला क्या होता, फोर्स उसने रख दी 3500। ओके, चेंज इन मोमेंटम में वो क्या रखता, एम वी माइनस यू ओवर टी, सही है, वो चेंज इन मोमेंटम में ये रखता, सही है। मास की जगह उसने दोबारा से वही 1400 रखना पड़ता, सही है। वी की जगह वो रखता है 30 और यू की जगह 0 रखता, सही है। अब देखो काम वही हो रहा है और टाइम टाइम तुम निकाल लेते, सही, अब काम वही हो रहा है, लेकिन ये वाली चीज रिपीट हो गई, सही, यही वाली चीज तुम प्रीवियस वाले पार्ट में करके आ रहे हो, लेकिन ये वाली चीज तुमने रिपीट कर दी, राइट। तो रिपीटेशन में तुम्हारा टाइम ज़ाया हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए, और फिर गलती की चांसेस ज़्यादा होगी क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है, ऑल्दो तुम करोगे तो आंसर सेम आएगा इससे भी, लेकिन तुम्हारे पास रिपीटेशन की वजह से काम खराब हो सकता है। ओके, तो इसलिए जो है इससे नहीं करना है, सही है। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने पिछले वाले पार्ट में क्या किया, अगले पार्ट का फॉर्मूला या उसी हिसाब से जो है ना तुम्हें थोड़ी बहुत हेड मिल जाया करेगी। ओके, अच्छा जी, स्टेट द नेम ऑफ द फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ द कार। तुम फ्रिक्शन लिख दो, बहुत सारे बच्चों ने सही किया था, फ्रिक्शन, सही है। कुछ बच्चों ने शायद ही गलत किया था, मेरा फ्रिक्शन, या शायद नहीं किया था। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो भी फोर्स अपोज करती है वो फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस होती है, तुम दोनों लिखोगे दोनों में आंसर नंबर मिलेगा। ओके, अच्छा जनाब चलो आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मजे का था, लेकिन कुछ बच्चों ने थोड़ा सा अजीब सा आंसर दिया था, मुझे मज़ा नहीं आया। सही, तो इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि भाई टू मैकेनिक्स ए एंड बी आर ट्राइंग टू यूज अ टू पर्सन स्पैनर टू लूजन द नट ऑन द लार्ज व्हीकल। ओके फाइन, तो इतना बड़ा तुम्हें टायर दे दिया है, तुम्हें फोर्स दे दिए, एक 500 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, एक 400 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तुम्हें पिवट दे दिया है, पिवट दे दिया है तुम्हें। ओके, तुम्हें डिस्टेंसेस मार्क कर दिए। ओके, अब देखो ये वाला जो है वो यूं घुमा रहा है, ये वाली फोर्स जो है वो यूं घुमा रही है, ये वाली फोर्स यूं घुमा रही है। कुछ बच्चों ने लिखा था कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बजाय राइट लेफ्ट लिखा था, सही है। देखो राइट लेफ्ट मत लिखो, गलत बात है, ऐसा ऐसी सही है ना, क्योंकि तुम्हारे पास मूवमेंट के अंदर हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आता है, तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है, समझो। अच्छा, तुमसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट डायरेक्शन में तुम्हें राइट लेफ्ट नहीं लिखना है, तुम्हें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, सही है। रिजल्टेंट मोमेंट एक्सर्टेड बाय द मैकेनिक्स। ओके, अब देखो रिजल्टेंट किसी भी चीज़ का क्या होता है, तुम्हें बिल्कुल बेसिक सेंस होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट से तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने रिजल्टेंट फोर्सेस के अंदर ना ये एक्सप्लेन किया था कि रिजल्टेंट का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों को तुमने ऐड करना है और उनकी डायरेक्शन को सामने रखना है, सही है। तो अगर मैं रिजल्टेंट, ये लेट्स से मेरे पास एम जो है वो मोमेंट है, सही है, हम इससे मोमेंट को शो करते हैं। सो मेरे पास ये मोमेंट है, सही है, और मैं कह रहा हूँ कि मोमेंट, और ये मैं लिख देता हूँ आर, रिजल्टेंट, सही। अब देखो रिजल्टेंट मोमेंट किन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, जितने भी मोमेंट इंडिविजुअल मोमेंट लग रहे हैं ना सिस्टम के अंदर, वो उन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा है। So, इस वाले मोमेंट पे, यानी द मोमेंट बाय द मैकेनिक ए प्लस द मोमेंट बाय द मैकेनिक बी। ओके, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, सही हो गया। अच्छा, तुम ये कहोगे कि भाई अगर आप मोमेंट, दोनों के मोमेंट ऐड कर रहे हो, तो भाई वो तो डायरेक्शन तो उनकी अलग अलग है, आप ऐड कैसे कर सकते हैं, राइट। तो देखो मैंने तुम्हें बताया कि रिजल्टेंट किसी भी चीज का निकाल दो तो उससे तुम सिर्फ ऐड किया कर दो। ओके, डायरेक्शन अभी आ जाएगी, कैसे आएगी देखो। अभी तुम्हारे पास क्लॉकवाइज है, मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ नेगेटिव। ओके, सो जो मोमेंट ए है मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से नेगेटिव लिया हुआ है, 500 की फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1.2 का, और मैंने यहाँ पे एक अदर नेगेटिव साइन प्लेस कर दिया है 1.2। ओके, प्लस 400 की फोर्स है, सही है, और मैंने यहाँ पे 1.2 रख दिया विद अ प्लस साइन। ओके, जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को बता रहे हैं, सही हो गया। अच्छा जनाब, तुमने किया, सो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 5 2 10। सो अबे यार कर लो यार प्लीज, 120 500, सर। फोर कितना, 120 120। ओके फाइन, फाइनल आंसर। 120, एंड 120 नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। अब देखो ये नेगेटिव साइन तुम्हें डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन में तुम्हें लेफ्ट राइट नहीं लिखना है, तुमने एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके,
एंड न्यूटन मीटर। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो कि बच्चों ने गलत किया था। सिर्फ तुम्हें जो है ना थोड़ा सा सेंस होना चाहिए था, सिर्फ तुम्हें ना बेसिक सेंस होना है, तुम्हें कोई हाई फाई चीज़ नहीं चाहिए यहाँ पे। ओ लेवल्स के अंदर हो तुम, ओ लेवल्स का मतलब है कि तुम्हें बेसिक सेंस चाहिए। ओके, ओ लेवल्स में एग्जामिनर जो होता है, जो पेपर चेक करने वाला है, वो फेल करने नहीं बैठा, तुम्हें याद रखना, वो तुम्हें पास करने बैठा है। सही है, वो तुम्हें कुछ भी करके पास करता है। ओके, ओ लेवल्स के अंदर ये उसूल होता है, ये रूल होता है कि एग्जामिनर बच्चों को फेल नहीं करता। तुम कुछ भी नहीं आता ना तुम्हें, तो तब भी तुम्हें पास करने की कोशिश करेगा अगर तुम कुछ लिख के आए हो तो। सही है, लेकिन ए लेवल्स में इसका उल्टा है। तुम पूरी जान मार के जाओगे ना ए लेवल्स में, एग्जामिनर तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा, वो तुम्हें तब भी फेल करेगा। और बच्चे फेल हो जाते हैं यार, स्ट्रेट यूज आते हैं, तीन तीन सब्जेक्ट में छः छः पेपर देते हैं, स्ट्रेट यूज, खत्म, बिल्कुल फेल, अनग्रेडेड अनग्रेडेड अनग्रेडेड, सब में अनग्रेडेड। सही है, तो भाई ऐसा भी होता है। तो इसलिए अभी ओ लेवल में तुम्हें बिल्कुल चिल रहना है, लेकिन 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 तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी है। देखो, ओ लेवल्स के अंदर ना पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो? तो अगर तुम लोग लाइक ओ लेवल्स में पास हो जाओ, तुम लगे कि यार मैंने तो बहुत टाइट काम कर लिया, तो ये बड़ी बात नहीं है। ओके, तो तुम ओ लेवल्स में तुम्हारा ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि तुम पास हो जाओ, ये तुम्हें सिर्फ ओ लेवल पास करना है। सही है ना? ओ लेवल्स में हर बच्चा पास हो जाता है। सही है यार, तुम लोग में भी जितने बच्चों की भी तैयारी है ना, तुम ये भी, मेरे पास 11 बच्चे बैठे हैं, 11 12 बच्चे बैठे हैं क्लास में। सही, तो उनमें से जितने भी बच्चों को जितनी भी फेस आती है ना, जब मैं अपने टाइम पे ओ लेवल कर रहा था मुझे इतनी भी नहीं आती थी, समझ रहे हो? मैं बिल्कुल बोंगा सा था, बोंगा सा। सही है, और मेरा बी बना था फिजिक्स में। हमारे 3 टीचर चेंज हो गए थे क्लास 11 में। सही है, और हमें पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है स्कूल में, कोई भी टीचर आया था कुछ भी पढ़ा रहा था। और फिर हमने फाइनली जिन टीचर से पढ़ के ओ लेवल्स दिया था, वो हमारे जाने के बाद वो क्लास 4 5 को जो है ना, वो फिर कंप्यूटर पढ़ाते थे जिनसे हमने फिजिक्स पढ़ी थी, समझ रहे हो? वो मैट्रिक सिस्टम के टीचर थे, तो हमारा बहुत बुरा हाल था। मतलब लाइक तुम लोग बहुत हाई लेवल पे बैठे हो, समझ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ देखो, तुम्हें पास नहीं होना, पास में भी हो गया था, मेरा भी बी बन गया था, राइट, लेकिन तुम्हें पास नहीं होना। तो तुम्हारा ये गोल नहीं होना चाहिए तुम्हें पास होना है, तुम्हारा ये गोल होना चाहिए मैक्सिमम ग्रेड स्टार बन सकता है। तुम्हारा ये गोल होना चाहिए, और स्टार के लिए तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए। ओके, सो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस भी बहुत हाई फाई नहीं करनी तुम्हें, तुम्हें बिल्कुल बेसिक चीज़ें याद रखनी है। मैंने इन पेपरों में जो भी मिस्टेक्स देखी ना बच्चों की, उनको बेसिक सेंस नहीं था, वो बेसिक चीज़ों में गलती कर रहे थे। सही है ना? तो बेसिक चीज़ें बस तुम्हें स्ट्रांग रखनी है। तुम्हें ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा मैं जो है ना ये भी चीज़ कर लूँ, ये भी चीज़ कर लूँ, ये भी चीज़ कर लूँ, वो पढ़ा रहे हैं वो भी कर लूँ, ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। तुम्हें बिल्कुल बेसिक सेंस से रहना। तुम अच्छी तैयारी है, तुम जाओ, मसला नहीं है, आगे आगे भी चले जाओ, कोई मसला नहीं है, बट तुम्हारा बेसिक सेंस अगर क्लियर है ना, तुम अगर बेसिक चीज़ें अच्छे से कर पा रहे हो, तुम बेसिक जैसे मोमेंट है, ये बेसिक है बिल्कुल। सही है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल बेसिक्स है, कंपेयर टू जो ये वाला क्वेश्चन था। सही है, जो मैंने एमसीक्यूज के अंदर दिया था, एमसीक्यू के अंदर जो ये वाला क्वेश्चन था, ये बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। सही है, ये इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें ए लेवल्स के अंदर मिलेंगे, ऑल्दो ये ओ लेवल्स के अंदर आया हुआ है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें ए लेवल्स के अंदर मिलते हैं। सही है, तो ये एक अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। अगर तुमसे ये नहीं हो रहा ना, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। सही है, या अगर तुमसे जो है वो ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया, अगर तुमसे जो है ना ये क्वेश्चन 7 था ये नहीं हो पाया, तो कोई मसले की बात नहीं है। सही है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। सही है, लेकिन तुम्हें बेसिक लेवल आनी चाहिए। पेपर में ज़्यादा वेटेज बेसिक लेवल की होती है, मीडियम डिफिकल्टी लेवल की होती है। ओके, पेपर में एडवांस लेवल की तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। ओके, तुम बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, एडवांस अपने आप हो जाएगा तुमसे, समझ लो? तुम्हें मतलब ना, तुम्हें तुम्हें चलना आएगा तो तुम खुद ही सीढ़ी चढ़ जाओगे, राइट, लेकिन अगर तुम्हें चलना ही नहीं आता तुम सीढ़ी कैसे चढ़ोगे, राइट? तो तुम्हें बिल्कुल बेसिक सेंस होनी चाहिए चीज़ों की। सही है ना? क्योंकि जब बेसिक सेंस हो जाती है ना बंदे के पास, तो बंदे को पता होता है रिलेट किस तरह से करना है, उस इस स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ से रिलेट किस तरह से करना है। सही है, तुम्हें अगर साइकिल चलानी आ जाती है, साइकिल में क्या होता है, साइकिल में तुम्हें बैलेंस करना होता है अपने आप को, गिरना नहीं होता है, राइट? तो अगर तुम साइकिल सही चला सकते हो, तो तुम उसके बाद जो है वो बाइक भी चला सकते हो, स्कूटी भी चला सकते हो, कुछ भी चला सकते हो जो कि टू व्हीलर होती है, राइट? तुम इवन वन व्हीलर भी चला लोगे। अगर तुम्हें साइकिल चलानी आती है, तुम्हें अगर बेसिक बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, तुम कुछ भी कर सकते हो। ओके, राइट, सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। सही है, खैर, आ जाओ आगे चलते हैं। ओके, सो ये हमारे पास आ गई। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। सो तुमसे कह रहे थे मैकेनिक बी रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द 4 न्यूटन फोर्स दैट एक्सर्ट ऑन द स्पैनर। मैकेनिक ए कंटिन्यू टू एक्सर्ट, ओके ओके ओके, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यू रिजल्टेंट मोमेंट एक्सर्टेड बाय द मैकेनिक्स। ओके, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब ये है, मीठे नहीं रहा यार, ये तो बदतमीजी कर रहा है। नहीं 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 भाई, बदतमीजी पे उतर आया। खैर, तो इसकी इसकी डायरेक्शन ये हो गई है। ओके, इसकी डायरेक्शन ये हो गई है। सो अब तुम्हारे पास बेसिकली देखो, पूरा सिस्टम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पूरा सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट? तो अब तुम्हारे पास जो जो मोमेंट है तुमने उन सबको ऐड करना है, राइट? तुम्हें इसको भी ऐड करना है और इसको भी आपस में ऐड करना है, क्योंकि दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ओके, सो तुम जो है तुम जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा?
500 इंटू 1.2 प्लस 400 इंटू 1.2। ओके, तो तुम्हारे पास कितना बन जाएगा? कोई है बताने वाला? कोई है मेरे पास? यस, एनीबडी? Sir, 1080 Newton meters. 1080. 1080 1080 न्यूटन, न्यूटन मीटर। फाइन, वेरी गुड। अच्छा जी, लास्ट पार्ट में तुमसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स नाउ। नाउ का मतलब है कि नया वाला केस। नया वाला केस ये है, ओके? पुराने वाले केस से मत कर देना, सही है? exerted by the mechanics on the spanner, ओके? तो अब जो है वो एक मैकेनिक जो है वो नीचे फोर्स लगा रहे हैं। यार मिट ही नहीं रहा, क्या करूं मैं? एक मैकेनिक जो है वो नीचे फोर्स लगा रहे हैं, सही है, 500 न्यूटन की। सही है? एक मैकेनिक ऊपर फोर्स लगा रहा है 400 न्यूटन की, सही है? सो रिजल्टेंट फोर्स तुम्हें पता है, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड करोगे या लेफ्टवर्ड माइनस राइटवर्ड करोगे, तुम्हें रिजल्टेंट फोर्स आएगी, राइट? सो 500 माइनस 400। ये बच्चों ने गलत किया था यार, मुझे इसमें बहुत अफसोस हुआ यार, बच्चों को ये गलत नहीं करना चाहिए था। तुम्हें रिजल्टेंट फोर्स का मतलब राइटवर्ड माइनस लेफ्टवर्ड, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड। अगर तुम ये कंफ्यूज हो गए हो कि भाई तो अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लग रही है, तो देखो अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लग रही है कोई मसला नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ओके? क्लियर हो गया ना? तो ये आपके पास है, सही हो गया। सो हमारे पास आ गई 100 न्यूटन। ओके, चलो हो गया, काफी है। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, यस आखिरी क्वेश्चन। अच्छा जनाब, तुमसे कह रहे हैं कि फिगर 2.1 shows a bookshelf with two group of books A and B on it. There are six books in each group of books. Okay, all the books are identical. All the books are identical mean कि भाई सबके masses weight सब same है, सही है? The book, the mass of each book is 0.52 kgs. Okay, तुमसे कह रहे हैं कि भैया नहीं कुछ आगे पीछे हुआ, 4, अच्छा 5 होने चाहिए थे, 6 आ गए, सही है, खैर। तो आपसे कह रही हैं कि एक्सप्लेन वाई द प्रेशर exerted by the shelf, exerted on the shelf by the book in the group B is less, group B is less than the pressure exerted on the shelf by the by the book in the group A। अच्छा जी। अच्छा ईमान, ईमान तुम हो साथ में? जी। ईमान तुम ये एक्सप्लेन कर सकती हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये वाली जो बुक है ये ज़्यादा कम फोर्स क्यों लगा रही है, और ये वाली जो है वो ज़्यादा वो क्यों लगा रही है? या तो प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस है, सॉरी। तो एक कम प्रेशर क्यों लगा रहा है, एक ज़्यादा प्रेशर क्यों लगा रहा है? आपके ख्याल में क्या होगा? एनी आइडिया ईमान? नहीं। कुछ तो बोलो यार, कैसे? देखो ना, देखो, अगर, देखो जब भी तुम्हारे पास कोई भी इस तरह की रिलेटेड चीज़ आती है ना, कि जिसमें जो है ना तुमसे ये पूछ रहा है कि भाई मतलब अगर मैं तुमसे कहूँ, अगर मैं तुमसे कहूँ एक सिंपल सी, मैंने कुछ बच्चों की ना ये प्रॉब्लम मैंने हाईलाइट की थी कि वो दो चीज़ों में रिलेट नहीं कर सक रहे थे, सही है? मैंने बहुत सारे बच्चों की ये चीज़ हाईलाइट की है कि वो अगर दो क्वांटिटीज़ हैं, उन दो क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेट नहीं कर सक रहे थे कि इनका इनका रिलेशन आपस में क्या हो सकता है, या किस तरह से इनको रिलेट करना है, सही है? तो एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरे पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनको ये नहीं समझ में आ रहा था, सही है? इसकी एक आसान सी एग्जांपल है भाई, देखो जैसे तुम अपने घर पे बैठे हो, तुम्हें अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है, सही है? तो अब तुम्हें अपने घर से उसके घर तक कोई कनेक्शन चाहिए, राइट? तो उसके लिए तुम क्या करोगे? तुम्हें उसके लिए रोड तुम्हारे लिए बना रखी है गवर्नमेंट ने, सही है? कि तुम जो है रोड के थ्रू उसके घर जाओ, सही है? अब तुम्हारे पास डिफरेंट रूट्स होते हैं, राइट? तुम गूगल मैप लगाया, पाकिस्तान में हम गूगल गूगल मैप नहीं लगाते हैं, वो जो है ना कहीं इधर उधर पहुंचा देता है, सही है? तो तुम अगर तुम अच्छी जगह रह रहे हो, तुमने गूगल मैप लगाया, उसने जो है ना डायरेक्ट तुम्हें घर तक पहुंचा दिया, राइट? अगर तुम्हारे पास एक जगह जाम है, एक जगह ट्रैफिक जैम है, तो तुम जो है दूसरे रूट से चले जाते हो, तीसरे रूट से चले जाते हो, राइट? तो लेकिन लेकिन तुम क्या करते हो, तुम गूगल गूगल मैप का इस्तेमाल करते हो, तुम खुद अपने हिसाब से, अगर तुम्हें पता होता है तुम खुद अपने हिसाब से जो है ना वो उस रूट को कनेक्ट करते हो कि जो उसके घर की तरफ जाए, राइट? तो सिमिलरली जब भी तुम्हें कोई दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन आता है ना, उसको रिलेट करना होता है, कि भाई एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी दूसरे पे क्या फर्क पड़ेगा, तो तुम ये देखो कि कोई ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि जो इन दो क्वांटिटीज को रिलेट करे, राइट? अब देखो अगर तुमसे प्रेशर पूछ रहा है, सही है, कि भाई प्रेशर एक पे कम है एक में ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर का कोई ना कोई फॉर्मूला तुम्हारे पास होगा। यहाँ पे सारी चीजें सॉलिड हैं, तो सॉलिड प्रेशर इन सॉलिड का सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, सही? उसने तुम्हें बताया कि जो दोनों ग्रुप ऑफ बुक हैं
वो उनका मास सेम है, सब आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब है फोर्स सेम होने वाली है, यानी ये वाला पैरामीटर अनचेंज है, अनचेंज है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है दोनों में, राइट। मतलब सेम इफेक्ट है दोनों पे, तो ये कोई फर्क नहीं कर रहा, सही है। तो इसका मतलब है कि तुम्हें बस ये रिलेट करना था आपस में, सही, फोर्स और एरिया को। अब तुम्हें पता है कि फोर्स इज इनवर्सली, जनरली फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। देखो 3 नंबर दे रहा है, तो एक नंबर में तो तुम्हें ये दे देगा, सही है। तुम्हें बताना है कि भाई फोर्स नहीं यार, सॉरी, प्रेशर, प्रेशर। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का साइन मैं लिख रहा हूँ इस तरह से, लेकिन पेपर में तुम्हें अलाउड नहीं होगा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लिखना, ओके। पेपर में तुम्हें सारी चीज़ें अंग्रेजी में ही लिखनी होगी। तो मैं अगर जैसे मैं कभी कभार बिटवीन ऐसे लिख देता हूँ, okay? ऐसे नहीं लिखना बिटवीन, या कोई भी होशियारी ऐसी नहीं करके आना, समझ रहे हो, वो नंबर काटेगा फिर, सही है। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ओके। पहला नंबर तुम्हें मिल गया, पहला नंबर तुम्हें मिल गया। अब दूसरा नंबर या तीसरा नंबर तो जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें सिर्फ रिलेट करने का है कि भाई एक में ज्यादा क्यों है, दूसरे में कम क्यों है, सही है। ऑल दो नंबर ऑफ बुक सेम है, सही है, तो एक में ज्यादा क्यों आ रहा है, दूसरे में कम क्यों आ रहा है, तुम्हें बस सिर्फ उसको लिखना है, सही है। अच्छा जनाब, तुमने कह दिया कि भाई सेम फोर्स exerted exerted by each group of books, सही है। दूसरी बात हो गई, सही है, तुमने बता दिया कि भाई ये वाला पैरामीटर तो अनचेंज है, सही है। अब तुम बता दोगे कि भाई अब तुम्हें रिलेट करना है, ग्रुप बी हैज ग्रेटर एरिया सो लेसर प्रेशर, बस खत्म हो गया, लेसर प्रेशर, बस हो गया, आंसर हो गया तुम्हारा, सही हो गया। कोई लंबी चौड़ी नहीं करनी, सही है। एक नंबर में तुम्हें रिलेशन बताना है, दूसरे नंबर में तुम्हें क्वांटिटी बतानी है जो अनचेंज है, तीसरे नंबर में तुम्हें वो क्वांटिटी बतानी है कि जिसकी वजह से प्रेशर चेंज हो रहा है, राइट। ये बच्चों ने गलत किया था, सही है। तो चलो ओके, लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें रिलेशन अगर पता होगा तो तुम उससे सही कर सकोगे, सही हो गया। अच्छा जनाब आ जाओ भाई, आखिरी के 2 क्वेश्चन, उसके बाद फिर एंड करते हैं क्लास। सो कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द शेल्फ बाय द बुक इन अ ग्रुप ए, ओके। ग्रुप ए में जो तुम्हारे पास बुक है, अच्छा तुम्हें पता है कि भाई स्टिल तुम्हारे पास जो है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तुम लगा सकते हो फोर्स अपॉन एरिया, अगर हम लगाने की कोशिश करें, हाँ लग तो जाएगा, सही है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, हम लगा देंगे, लग जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब देखो यहाँ पे फोर्स वेट की फॉर्म में लग रही है, सही है, फोर्स वेट की फॉर्म में लग रही है, कहीं और से नहीं आ रही, फोर्स वेट की फॉर्म में लग रही है। तो मैं दिख रहा है कि यू हैव 0.5 kg मास ऑफ वन बुक, मास दे रखा है, ओके। सो जब तुम 0.52 को मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे, तो तुम्हारे पास जो है 6 बुक का वेट आ जाएगा, 6 बुक का मास आ जाएगा, सही है। और फिर जब तुम उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास वेट आ जाएगा, राइट। और ये तुम्हारे पास फोर्स है, वेट इज अ फोर्स, ओके। तो तुम्हारे पास सारे बुक का मास तुमने ऐड किया, और फिर तुमने उसको मल्टीप्लाई बाय 9.81 कर दिया, फोर्स आ गई, सही है। सो 3 नंबर दे रहे, 2 नंबर, 3 नंबर दे रहा है यार, तो थोड़ी सी तो उसकी रिस्पेक्ट हो, सही है। और तुम्हें एरिया पता है, एरिया के लिए तुम क्या करोगे कि भाई तुम्हारे पास जो है एक बुक की जो थिकनेस है वो है 1.3 सेंटीमीटर की, 6 बुक है, तो 1.3 इंटू 6 करोगे तो तुम्हारे पास 6 बुक की जो है ना थिकनेस आ जाएगी। यानी तुम्हें ये वाली लेंथ चाहिए ना एरिया निकालने के लिए, तो उसके लिए तुमने सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो 6 1 6, 6 3 18, सो 7.8 आ जाए, सही है। तुम डिवाइड कर दो, सही है। फोर्स हमारे पास आ रही है इन द फॉर्म ऑफ वेट विच इज 5.2, सही है। और चूंकि 6 बुक है, सो यू मल्टीप्लाइड बाय 6, and this is the mass of the total 6 books, and then you multiply it by 9.8 to get the weight of all of them, okay। and फिर उसके बाद तुम्हारे पास आ जाएगा 7.8, ओके। अच्छा जी, एक और चीज़, इन्होंने सेंटीमीटर के अंदर दे रखा है, काम खराब कर दिया इन्होंने, अच्छा भला काम चल रहा था, खराब कर दिया, सही। सेंटीमीटर के अंदर, अच्छा एक और चीज़, सेंटीमीटर से एरिया निकालना है ना तुम्हें, तो वो भी हमें करना पड़ेगा, सही है। तो तुम्हारे पास, चलो एरिया एरिया पहले एरिया निकाल लेते हैं अलग से, ये वेट आ गया मेरे पास, ये वेट आ गया। एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, सो 7.8, सही है, सेंटीमीटर इंटू 21, सो 7.8 एक्सपोनेंट -2 लगा दो मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। देखो तुम्हें जो है ना प्रेशर पास्कल के अंदर चाहिए, तो इस वजह से तुम ऐसा कर रहे हो, ओके। और इंटू 21 जो है वो विड्थ है, और लेंथ और ब्रेथ हमने दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, और एक्सपोनेंट -2 आ गया, ये भी सही है। सो तुमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, 7.8 एक्सपोनेंट -2, सही है, इंटू 21 एक्सपोनेंट -2, निकाल दो कितना बन रहा है, कोई है निकालने वाला।
1900 pascals. 1900 pascals, वेरी गुड। सही है बच्चों, समझ में आया तुम लोग को? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें प्लीज बोलो। यस। रूहान, ईमान, तुम लोग को समझ में आया है? और इफ़त यस ब्रो, सर। तुम्हें समझ में आया? जी सर। ओके, चलो फाइन, वेरी गुड, हो गया। लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि द डाइवर, अ डाइवर डाइव्स टू अ डेप्थ बिलो द सरफेस। अच्छा देखो, अगर तुम्हें ये वाला क्वेश्चन नहीं भी आ रहा ना, तुम इसका ये वाला फॉर्मूला लिख देते, तुम्हें 1 नंबर मिल जाता। सही है। तुम्हें देखो इतनी सेंस होनी चाहिए कि वो तुमसे क्या काम करवा रहा है, तुमसे सॉलिड के लिए काम करवा रहा है, लिक्विड के लिए। बाज बच्चों ने यहाँ पे प्रेशर प्रेशर का फॉर्मूला mgh लिखा था यार। mgh तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है यार। तो वो रोज ही एच होते हैं। देखो तुम टेंशन नहीं लो, मुझे पता है तुम लोग के ना कुछ बच्चों के फार्मूलाज वीक है। मैं भी ना फार्मूला शीट पे काम कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह जो है ना कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें सारी फार्मूला शीट भी दे दूंगा। सही है। और सारी जो है ना मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, लेक्चर नोट्स पे काम कर रहा हूँ। सही है, मैं तुम्हें इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड करूंगा। सही है। फार्मूला शीट और वो सब चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, लेकिन इंशाल्लाह तुम्हारी अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, तुम्हें फार्मूला शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है। बट फिर भी अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इंशाल्लाह तुम्हें दे दूंगा। खैर, तो अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि भाई डाइवर डाइव, ओके। उन्होंने कहा है कि द टोटल टोटल प्रेशर इतना है डाइवर पे। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना, द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मेजर। ओके, तो इसका मतलब देखो ये सीन है कि तुम्हारे पास ये सी लेवल है। ये तुम्हारे पास लेना, ये तुम्हारे पास है डाइवर। ये मान लो डाइवर हमारा। सही। अच्छा, अब इस पे जो टोटल प्रेशर इस पे लग रहा है, वो लग रहा है 3 एक्सपोनेंट 5 पास्कल का। सही है। उसमें से वाटर का प्रेशर कितना लग रहा होगा? देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तो हमें काम नहीं है। सही। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वाटर को पुश कर रहा है नीचे, तो उसकी वजह से वाटर जो है वो बंदे को और ज्यादा पुश कर रहा है। सही है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब तुमने यहाँ पे छोड़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब तुमने यहाँ पे छोड़ा, तो नीचे बच जाएगा 2 एक्सपोनेंट 5 पास्कल का प्रेशर। ओके। और ये जो है दिस इज ड्यू टू द वाटर। ओके। और तुमने फॉर्मूला लिख दिया, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। एम जी एच मत लिखना यार, एम जी एच फॉर्मूला नहीं होता है। सही, रो जी एच लिखा। रो तुम्हारे पास आ गया 1030, डेंसिटी ऑफ द वाटर 9.8 ले लो, ये 10 ले लेते हैं आसानी के लिए, 10। और हाइट तुम, अच्छा हाइट तुम्हें निकालनी है। और प्रेशर आ रहा है तुम्हारे पास 10 एक्सपोनेंट 5। ओके। सो 2 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 1030 इंटू 10। ओके, निकाल दो कितना आ रहा है। हम्म, कितना आ रहा है बच्चों? 19.4. 19, यू कैन टेक 19। ओके। चलो, ये हो गया हमारा जनरल फिजिक्स का। मैंने तुम लोग से टेस्ट लिया था, तो उसकी मैंने सारी की सारी एक्सप्लेनेशन कर दी है। मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तुम चाहो तो वहाँ से देख भी सकते हो अगर तुम्हें कोई चीज़ रिवाइज करनी है तो। सही। अब देखो, जनरल फिजिक्स के अंदर कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, फॉर्मूलाज इन्वॉल्व है। सही है। तो अगर तुमसे जनरल फिजिक्स के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। ओके, गुड न्यूज़ ये है तुम्हारे लिए कि जनरल फिजिक्स के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। ओके, के जिसके अंदर फार्मूलाज इन्वॉल्व होते हैं। बाकी अगले जो चैप्टर हमने पढ़ना है वो थर्मल है। सही, थर्मल के अंदर पूरी थ्योरी है। वेव्स के अंदर मैक्सिमम थ्योरी है, कैलकुलेशन थोड़ी कम है। सही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर थोड़ी कैलकुलेशन है, जो कि जो है ना दिमाग खराब करेगी। बाकी जो है ना मैग्नेटिज्म पूरा थ्योरी है। बाकी तुम्हारे पास जो देखो जो थ्योरी वाले चैप्टर है ना, अगर देखो तुम में से कोई बच्चा अपने आप को कैलकुलेशन में वीक समझता है, उसकी कैलकुलेशन से हटती है, उसको नहीं करने का मन है, तो देखो कोई टेंशन नहीं है। थ्योरी तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए फिर। सही है। अगर तुम एक चीज़ में वीक हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर मैं एक चीज़ में वीक हूँ तो मैं अपनी स्ट्रेंथ भी देखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रांग कर लेता हूँ। राइट। तो मुझे पता होता है कि अगर मेरी वीकनेस है ना, तो मेरी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए कुछ। क्योंकि बच्चों को उनकी वीकनेस तो बताई चली जाती है, लेकिन उनको उनकी स्ट्रेंथ नहीं बताई जाती। सही है। तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पे भी काम करना है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी कौन सी चीज़ वीक है। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन वीक है, तो इसका मतलब है कि भाई तुम्हारी थ्योरी स्ट्रांग होगी। समझ लो ना। क्योंकि क्योंकि अगर जो है ना तुम्हें मैथ्स अच्छी नहीं लग रही, तो तुम कोई एक चीज़ तो तुम्हें पसंद करनी होगी ना, ताकि तुम पेपर निकाल पाओ। राइट। तो तुम अपनी थ्योरी को स्ट्रांग कर लो। तुम्हें थ्योरी को स्ट्रांग करोगे, तुम्हारा आराम से सुकून से ए बनेगा। सही। तो देखो तुम्हें सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है। तुम्हारा देखो सी हर बच्चे का बना हुआ है, सी बी पे हर बच्चा खड़ा हुआ है। सही है। अगर अभी अभी भी अगर कोई पेपर देगा ना, तो तुम्हारा बी एस सी आ जाएगा सुकून से, लेकिन तुम्हें बी सी नहीं चाहिए। सही है। तुम्हें इससे ऊपर जाना है, तुम्हें इससे ऊपर जाना है। ओके। तो तुम हर बच्चा पास है। सही है। लेकिन हर बच्चे ने
अच्छा ग्रेड लाने के लिए मेहनत करनी है, सही है। मैं यहाँ पे पास करवाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी से बता दूं, हाँ। मैं पास करवाने के लिए किसी को भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ने वाले हैं। तो मेरा यही यही एम है कि सारे बच्चों को स्टार्स आना चाहिए, सही। इससे कम पे मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, या मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आना चाहिए, सही है। क्योंकि देखो मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो मैं टेस्ट भी दे रहा हूँ, टेस्ट भी तुम्हारे सामने एक्सप्लेन करूँ, एक एक चीज़ तुम्हारी यूट्यूब पे भी अपलोड करूँ, राइट। देखो मैं अपनी तरफ से हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तुम्हें भी करना है, सही है। दोनों मिलकर करेंगे तो हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सही है। तुम्हें अपना वीक जोन पता है, तुम उस पर काम करो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम उसके बजाय दूसरा देख लो, ऑल्टरनेटिव क्या है तुम्हारे पास, तुम उस पर काम कर लो, राइट। लेकिन तुम्हें काम करना है, थोड़ी सी हार्डवर्क करना है, और थोड़ा सा जो है ना उसको चीज़ों को लेके समझ चलना है, सही है। अब अगले दो चैप्टर जो है वो आसान होने वाले हैं, थर्मल फिजिक्स और वेव्स आसान होने वाली है, ओके। तो थर्मल फिजिक्स तो मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह कल और वेंसडे वाली क्लास में कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद जो वेव्स है, उसके बाद फिर वेव्स पे जाएंगे, और फिर देखेंगे वेव्स कहाँ तक होता है। कोशिश है मेरी कि अगले इन 2 वीक, ये कमिंग 1.5 वीक के अंदर जो है ना वो हम वेव और थर्मल फिजिक्स पूरी कंप्लीट कर लें। और मैं बता दूं उसके बाद मैंने दोबारा से टेस्ट लेना है, ओके। थर्मल फिजिक्स और वेव जब कंप्लीट होगी उसके बाद मैंने दोबारा से टेस्ट लेना है। और उस टेस्ट के अंदर जो है वो मैं प्रॉब्ली 1-2 जनरल फिजिक्स के क्वेश्चन दूंगा, ये शायद एमसीक्यूज टेस्ट कर लूँ तुम्हें। और जो है ना उसका भी टेस्ट हो जाएगा, फिर सही हो गया। तो यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो तुमने बचपन में बिल्कुल पढ़ी होती हैं, जो कि तुम भूल चुके होते हो, तो अब वो तुम्हारी रिवाइज हो जाएंगी, ओके। और फिर उसके बाद जो है हम देख लेंगे, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ लेंगे अगर तुम्हें रिवीजन की ज़रूरत है तो, सही है। और फिर उसके बाद आगे मैग्नेटिज्म वगैरह तो तुम लोगों ने साथ ही पढ़ा है मेरे। पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, बता देना, हम रिवाइज कर लेंगे क्विकली क्विकली। और तो वो भी रेडियो एक्टिविटी तो तुम पढ़ ही चुके हो, सही है। स्पेस फिजिक्स हमारा रह जाएगा, वो फिर हम चलेंगे एंड में फिर आसमान की सैर करने, सही है। चलो बस अब आज की कहानी यहीं तक हो गई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो तुम लोग से मुलाकात होती है कल, और उसमें भी जो है ना वो हम ये देख लेंगे, सही है। थर्मल फिजिक्स हम देखेंगे। और बस चलें, चलें गाइस, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह सर। हाफिज़, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज़ भाई। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।